चलो क्वेश्चन नंबर 11. इन quantitative inheritance of a dihybrid cross, which ratio can be obtained? Answer is A. ठीक है. नेक्स्ट, टेस्ट क्रॉस. यस, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है ना तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इंपॉर्टेंट टर्म को अंडरलाइन करेंगे. तो टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड, तो आप सभी को याद होगा टेस्ट क्रॉस क्या होता है. इट इज अ क्रॉस बिटवीन द F1, किस किस के बीच, बिटवीन F1 एंड रेसेसिव पेरेंट. यस, तो ये हो जाएगा कैपिटल T, स्मॉल t इज F1. इस F1 का क्रॉस, F1 इज क्रॉस्ड विथ दिस. तो F1 क्या मिला था, याद करो, कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस्ड विथ दिस. तो ये क्या है, रेसेसिव पेरेंट. अब यहाँ पे ढूंढो कौन सा रेसेसिव. रेसेसिव पेरेंट तो है होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रेसेसिव. सो द आंसर मस्ट बी होमोजाइगस रेसेसिव. ठीक है. देखो रेसेसिव के केस में हेटेरोजाइगस रेसेसिव तो होता ही नहीं है. रेसेसिव जब भी होगा वो होमोजाइगस ही कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा. तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे भी एलिमिनेट हो गया. हेटेरोजाइगस डोमिनेंट सवाल ही नहीं उठता है. होमोजाइगस डोमिनेंट ये तो बिल्कुल भी सवाल नहीं उठता, क्योंकि आपसे बैक क्रॉस नहीं पूछा जा रहा है, आपसे टेस्ट क्रॉस पूछा जा रहा है. चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टेस्ट क्रॉस किसके किसके बीच होता है. टेस्ट क्रॉस, द क्रॉस इन बिटवीन द F1 एंड रेसेसिव पेरेंट. और रेसेसिव पेरेंट क्या होता है, होमोजाइगस रेसेसिव. ठीक है. और F1 क्या होगा, F1 हेट्रोजाइगस, यहाँ पे दिया ना हेट्रोजाइगस. हेट्रोजाइगस को ही हम हाइब्रिड बता रहे हैं, तो दिस इज हाइब्रिड और द हेट्रोजाइगस. तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस बिटवीन द होमोजाइगस रेसेसिव. ठीक है, सबको समझ में आया. दिस इज कॉल्ड द टेस्ट क्रॉस. अब यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन घुमा दूं, टेस्ट क्रॉस के अलावा एक क्वेश्चन आपके सामने मैं डालती हूँ, लेफ्ट एंड राइट. ये भी हमें समझना चाहिए, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा. कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, सारा डेप्थ आपको पता है, तो यू कैन सॉल्व ईजिली ऑल द क्वेश्चंस, चाहे जैसा भी क्वेश्चन दिया हो. ठीक है. तो अगर मान लो इस टेस्ट क्रॉस को हटा के हम बैक क्रॉस करें तो क्या होगा, बैक क्रॉस में F1 का क्रॉस एनी ऑफ द टू पेरेंट्स से होता है. तो एनी ऑफ द टू पेरेंट्स क्या हो सकता है, एनी ऑफ द टू पेरेंट्स यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है एंड या फिर होमोजाइगस रेसेसिव. ठीक है, F1 तो यही रहेगा. लेकिन अगर इस F1 का क्रॉस कैपिटल T एंड F1 का क्रॉस स्मॉल t के साथ होता है तो वो बैक क्रॉस होता है, एनी ऑफ द टू पेरेंट. ठीक है. तो चलो अगर इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे. नेक्स्ट, when both allele express, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. when both alleles express their effect on being present together, the phenomenon is called. अब देखो यहाँ पे अंडरलाइन करने वाली बात क्या है, both allele, when both allele express, यानी कि जो दो अलील होता है, एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव. यहाँ पे अगर मान लो कोई दो अलील है और दोनों अपना एक्सप्रेशन दे रहा है, मतलब ए भी डोमिनेंट बी भी डोमिनेंट. याद करो कहाँ बताया था मैंने, ब्लड ग्रुप. यस, ए बी और ब्लड ग्रुप का जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो को डोमिनेंस का बेस्ट एग्जाम्पल होता है. ठीक है. और उसमें हमने क्या देखा था भाई, ए के पास भी अपना एंटीजन है और ए बी ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होता है. मतलब ए भी अपना झंडा एंड बी भी अपना झंडा लेकर के खड़ा है, दोनों अपने जीन को एक्सप्रेस कर रहा है. when the both genes express together तो उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस. so the correct answer is B, कोडोमिनेंस. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. According to the Mendelism, which character shows dominance? अब बताओ, मेंडेल के जो वो 7 कैरेक्टर NCERT बुक का वो पेज अच्छे से याद कर लेना. एवरी ईयर, नॉट अल्टरनेट ईयर, एवरी ईयर आपको इस 7 में से कोई एक कैरेक्टर तो हमेशा पूछा जाता है. ठीक है. तो आपको करना क्या है, NCERT का उस पेज का वो जो चार्ट है, मेंडेल ने जो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज किया था, तो वो 7 कैरेक्टर्स में डोमिनेंट क्या था, रेसेसिव क्या था, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को आपको याद करके रखना है. अब देखो ये भी सवाल उसी के ऊपर है. अकॉर्डिंग टू द मेंडेलिज्म के अकॉर्डिंग विच कैरेक्टर शोज डोमिनेंस, यानी डोमिनेंस कैरेक्टर वाला क्या है, टर्मिनल पोजिशन ऑफ फ्लावर. भाई देखो इसमें तो एक्सियल एंड टर्मिनल था, एक्सियल डोमिनेंट था एंड टर्मिनल रेसेसिव था. ठीक है. तो ये तो होगा ही नहीं. ग्रीन कलर इन सीड कोट, सीड कोट ग्रीन कलर, येलो, राउंड एंड येलो सबको याद होगा. रिंकल सीड रेसेसिव था. ठीक है. तो ये अगर हम एलिमिनेशन टेक्निक को भी यूज करेंगे तो हमारे माइंड में ए को हम क्रॉस करेंगे नहीं होगा, बी को क्रॉस करेंगे, सी को क्रॉस करेंगे एंड द आंसर मस्ट बी
डी, ग्रीन पॉट कलर। ग्रीन पॉट कलर में ग्रीन कलर जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, तो आंसर हो गया इसका डी। चलो नेक्स्ट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम कोर इज मेड ऑफ। अब देखो, यू हैव टू नो व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड, मतलब यूकैरियोटिक डीएनए की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक डीएनए में डीएनए इज ऑलवेज लिंक्ड विद द हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, सभी को याद होगा ये फीचर। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो ऑक्टामर फॉर्मेशन करता है, 1 2 3 4, ठीक है। अब बोलोगे ये तो 4 ही है, नहीं, इसके पीछे भी बनाओ, 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे कहा जाता है ऑक्टामर, ठीक है। और ये कहलाता है कोर। जो कोर है वो ऑक्टामर फॉर्म करता है, ऑक्टामर, ठीक है। और इस ऑक्टामर में कौन कौन से हिस्टोन हैं सभी को पता है, H2A, H2B, H3, H4, ठीक है, ये कोर है। और इसी के ऊपर अगर हम इस तरह से लपेटा लगा देते हैं, ये हो गया H1 लिंकर डीएनए। तो न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम एक मॉडल दिया गया जिसमें हम सभी को ये पता है कि जो डीएनए का लेंथ होता है एक सेल में नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर। अब आप सोचो कि बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और इस सेल में डीएनए होगा जिसका लेंथ 2.2 मीटर है। अब इसको कैसे एकोमोडेट किया जाएगा? फॉर द एकोमोडेशन ऑफ द डीएनए इन अ सेल, तो ये मॉडल को लाया गया जिसमें ये बताया गया कि जस्ट लाइक आप यूँ समझो कि वूल का कोई बॉल है, ठीक है, ऊन का गोला, और आप ऊन के जो धागा है, जो ऊन है, उसको आप प्रॉपरली उसको लपेट के रखते हो उसमें, तो सिस्टमैटिकली वो एकोमोडेट हो गया। बट अगर आप उसको खोल के रखोगे, एक तो उसको मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाएगा और ना जाने कितनी मंजिला इमारत भी बहुत कम पड़ जाए, है ना। तो इतने लंबे से लेंथ वाले वूल को एकोमोडेट किया जाता है गोला बना के। जस्ट लाइक वही प्रिंसिपल यहाँ पे है। यहाँ पे जो सेंटर में कोर बनाता है वो ऑक्टामेरिक कोर होता है जिसमें 4 डिफरेंट हिस्टोन होते हैं। यूजुअली देयर आर 5 डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियोसोम। बट अगर आपसे क्वेश्चन आया कि कोर में कौन कौन से हिस्टोन प्रेजेंट थे, तो देखो डायग्राम एकदम क्लियरली बता रहा है, विजुअलाइज कर रहा है कि वहां पे वो 4 हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन से हैं, H2A, H2B, H3, H4। तो कोर क्या है? ऑक्टामेरिक है, और वो कोर में यही 4 हैं। आप ढूंढो इसमें कहाँ गए ऑप्शन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जिसमें H1 है वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि H1 इज द लिंकर डीएनए, वो कोर फॉर्मेशन में रोल प्ले नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर इज H2A, H2B, H3, H4। एंड व्हाट्स अबाउट दिस? दिस इज द लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए। अब देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा तो इसका आंसर ये हो गया। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए लिंकर डीएनए क्या है, या लिंकर डीएनए में कौन सा हिस्टोन प्रेजेंट है, विच हिस्टोन इज प्रेजेंट इन अ लिंकर डीएनए, तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी H1, सिंगल H1। बट अगर आपसे न्यूक्लियोसोम इंटैक्ट पूछा जाएगा कि एक न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन में कौन कौन से विच हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिकली प्रेजेंट, पूरा इंटैक्ट न्यूक्लियोसोम की बात हो रही है, तो उस न्यूक्लियोसोम में आप देखोगे कि भाई जो ऑक्टामर का फॉर्मेशन कर रहा है वो भी, और जो लिंकर डीएनए है वो भी, वो दोनों मिलकर के उसको फॉर्म करेगा। क्लियर? तो वहां पे हमारा आंसर सब हो जाएगा, H1 भी होगा, H2A, H2B, H3, H4। समझ में आया बात? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है न्यूक्लियोसोम कोर, तो कोर इज ऑक्टामर, और उस ऑक्टामर फॉर्मेशन में H2A, H2B, H3, H4 का ही रोल है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following is an example of polygenic inheritance? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या बताया था मैंने? इफ सिंगल कैरेक्टर कैन बी कंट्रोल्ड बाय सो मेनी जीन्स, बहुत सारा जीन्स अगर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन स्किन, ह्यूमन हाइट, तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, डिफरेंट लोगों का कलर कॉम्प्लेक्शन अलग अलग होता है, कोई ब्रिटिश होता है, कोई बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, कोई फेयर है, तो मतलब इतना वेरिएशन है। ये वेरिएशन डिफरेंट जीन्स की वजह से है, ट्रेट तो एक ही है, स्किन कलर। इफ सिंगल कलर कैन बी कंट्रोल्ड बाय सो मेनी जीन्स, तो इस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, आप यहाँ पे लिखो ट्रेट, ट्रेट मीन्स कैरेक्टर, ठीक है। इफ वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय सो मेनी जीन्स, 1 2 3, like A gene, B gene, C gene can control a single trait, it means this is the polygenic inheritance, and the best example is skin color in human. So the first option is correct. Next,
क्वेश्चन नंबर 17, द जीन्स विच रिमेन कन्फाइंड टू डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। मैंने बताया था अपने लेक्चर में वाई क्रोमोसोम पे अगर कोई डिफेक्टिव जीन आता है तो उस जीन को क्या बोलते हैं? होलैंड्रिक जीन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 18, इन स्प्लिट जीन, तो पहले तो स्टूडेंट को ये समझ में आना चाहिए कि स्प्लिट जीन होता क्या है। ठीक है, ये यूकैरियोटिक का फीचर है। जो यूकैरियोटिक एमआरएनए पहले बनता है ना, वो यूकैरियोटिक एमआरएनए एक्चुअल एमआरएनए नहीं बनता है, वो बनता है एचएनआरएनए। अब ये एचएनआरएनए क्या है? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए में कुछ कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं एंड कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं। तो मान लो ये अगर एमआरएनए है और इस एमआरएनए के पास कुछ मान लो लाइक दिस इज सम कोडिंग एंड नॉन कोडिंग जीन्स आर प्रेजेंट। तो चलो हमने यहाँ पे माना ये ब्लू वाला जो है वो नॉन कोडिंग जीन है। नॉन कोडिंग जीन को इंट्रॉन कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड इंट्रॉन। ठीक है, और जो कोडिंग सीक्वेंस, दिस इज कॉल्ड द नॉन कोडिंग जीन्स। ठीक, और दिस रेड वाला जो पोर्शन है उसको हमने कहा कि ये कोडिंग जीन्स है। कोडिंग जीन्स को एक्सॉन बोलते हैं, एक्सॉन, दिस इज कोडिंग जीन। ठीक है, तो दो तरह के जीन हो गए ना। ये स्ट्रक्चर किसका बनाया? एचएनआरएनए का बनाया। एचएनआरएनए में कोडिंग सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट है जीन के और नॉन कोडिंग वाले भी प्रेजेंट है। तो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों को मिला करके अगर हम देखें, इसको कंबाइंड में कहा जाता है स्प्लिट जीन। क्या बोलेंगे इसे? स्प्लिट जीन। अब ये देखो, ये जो स्प्लिट जीन है, क्वेश्चन क्या पूछा? स्प्लिट जीन। अब इतना कॉन्सेप्ट तो स्टूडेंट के माइंड में होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो समझेगा ही नहीं कि स्प्लिट जीन होता क्या है। और ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे होते हो तो ट्रांसक्रिप्शन में प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन आपके सिलेबस में है, बट यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ना है। बट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एक्चुअल एमआरएनए पहले एचएनआरएनए बनता है, फिर उसके बाद जो एक्चुअल एमआरएनए बनता है उसका मतलब एचएनआरएनए से एक्चुअल एमआरएनए बनने के प्रोसेस को हमें जरूर पढ़ना है। ठीक है, तो एचएनआरएनए जो बनता है वो पहले बनता है, कहाँ बनेगा? न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि बात किसकी हो रही है? स्प्लिट जीन किसका फीचर है? यूकैरियोटिक जीन का फीचर है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। तो स्प्लिट, अब आंसर तो आपके सामने है। स्प्लिट जीन यूकैरियोटिक का फीचर है। स्प्लिट जीन का मतलब ये है, स्प्लिट जीन में कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट हैं? कोडिंग भी, नॉन कोडिंग भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कोडिंग सीक्वेंस क्या है, तो जो कोडिंग सीक्वेंस है यहाँ लिखा हुआ है, कोडिंग सीक्वेंस एक्सॉन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज एक्सॉन्स। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस द मैन हैज एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। देखो सभी को पता है टर्नर सिंड्रोम क्या है भाई? टर्नर सिंड्रोम में एक सेक्स क्रोमोसोम का डेफिशिएंसी रहता है, कम रहता है, यानी इसका जो सिंबल हम डालते हैं 44 + XO इज द टर्नर सिंड्रोम। तो एक ही सेक्स क्रोमोसोम है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा है एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो होगा नहीं, मतलब ये आंसर तो होगा नहीं। दूसरा है क्लाइनफ्लिटर सिंड्रोम, इसके लिए हमें क्या पता है? इसमें एडिशनल तो होता है XXY, एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, यही है क्वेश्चन। तो आंसर तक तो हम पहुंच चुके हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम 21st ट्राइसोमी होता है। एंड हीमोफीलिया क्या है? इट इज द ऑटोसोमल, नो, कभी भी ये माइंड में मत रखिएगा कि हीमोफीलिया ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। हमारे बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, दो टाइप के बेसिकली क्रोमोसोम्स होते हैं, एक ऑटोसोम्स होते हैं, दूसरा एलोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स बॉडी सेल्स के क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। ठीक, तो वो 44 जो यहाँ पे दिखा रहे हैं वो है ऑटोसोम्स, एंड जो रेस्ट बचता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, तो एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम तो यहाँ दिख रहा है। करेक्ट आंसर दिस। हीमोफीलिया क्या है फिर? हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। इसके जो डिफेक्टिव जीन होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, यानी सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। ठीक है, चलो जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बी फिट बैठता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, हीमोफिलिक मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमेन, देयर ऑफ स्प्रिंग्स विल बी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो अंडरलाइन करते हैं हीमोफिलिक मैन, तो हीमोफिलिक मैन यानी XY लिखो और यहाँ पे डॉट डाल दो, हीमोफिलिक हो गया। क्योंकि ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है हीमोफीलिया। तो इस कंडीशन में मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और चूंकि ये एक्स लिंक्ड डिजीज है तो वही डिफेक्टिव होगा, तभी वो डिफेक्टेड मेल होगा। सो हीमोफिलिक मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमेन। ये किसके साथ मैरी कर रहा है? नॉर्मल वुमेन के साथ। तो ये रहा नॉर्मल, दिस इज हीमोफिलिक मेल एंड दिस इज नॉर्मल फीमेल। तो अब बताओ कि देयर ऑफ स्प्रिंग, इसके ऑफ स्प्रिंग क्या बनेंगे? तो हमने आपको इसका वे बताया था। सबसे पहले हम गैमेट बनाते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बन गया ये, एक बन गया ये,
इधर भी एक ही टाइप का गैमेट बना ये वाला x एंड x। अब इसका क्रिस क्रॉस कराएंगे तो ये बन जाएगा x डॉट x, ठीक है। फिर ये बना देगा x डॉट x, ये बनाया x y एंड ये बनाया x y। अब आप खुद ही आंसर ढूंढ लो भाई। ये जो दो फीमेल बनी वो कैरियर बनी और कैरियर को ट्रीट किया जाता है नॉर्मल की तरह। क्वेश्चन में पूछा गया है हीमोफिलिक मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमेन, देयर ऑफस्प्रिंग विल बी 1 2 3 एंड 4। इस 4 ऑफस्प्रिंग में पूछा गया है कि उनके ऑफस्प्रिंग कैसे बनेंगे। तो ऑल हीमोफिलिक बिल्कुल भी नहीं, ऑल बॉयज हीमोफिलिक बिल्कुल भी नहीं। भाई बॉयज तो नॉर्मल दिख रहा है ना, ये 2 बॉय बन रहे हैं बट दोनों ही बॉय नॉर्मल हैं। ऑल गर्ल्स आर हीमोफिलिक, नो, ऑल गर्ल्स आर कैरियर एंड कैरियर जो फीमेल होती हैं उसको ट्रीट किया जाता है नॉर्मल की तरह, तो हम इसे नॉर्मल बोल सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं जाएगा कि ऑल गर्ल्स आर हीमोफिलिक। अगर गर्ल्स हीमोफिलिक होती तो दोनों एक्स पे डिफेक्टिव जीन होता, यहाँ पे दोनों एक्स पे डिफेक्टिव जीन नहीं है, एक पर है, तो उसको हम कैरियर बोलेंगे, ट्रीट किया जाएगा नॉर्मल की तरह। एंड डी ऑप्शन ऑल नॉर्मल, यस, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ऑल टू ऑल नॉर्मल। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑल नॉर्मल।